नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताबी कीड़ा हिंदी ऑडियो बुक समरी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन ऑडियो बुक समरीज। आज के वीडियो का टॉपिक है स्मार्ट थिंकिंग स्किल्स फॉर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग, जो मैथ्यू एलन द्वारा लिखी गई एक अद्भुत किताब है। इस किताब में हम सीखेंगे कैसे आलोचनात्मक सोच, लेखन कौशल और अनुसंधान की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने विचारों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। किताब में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। 1. क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच, कैसे अपनी सोच को और अधिक स्पष्ट और तार्किक बनाया जाए। 2. इवैल्यूएटिंग पर्सपेक्टिव्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, दृष्टिकोण और दृष्टिकोणों का मूल्यांकन, विभिन्न दृष्टिकोणों और तर्कों को समझना और उनका सही मूल्यांकन करना। 3. राइटिंग स्किल्स, लेखन कौशल, प्रभावी और स्पष्ट लेखन के लिए जरूरी कौशल। 4. इंक्वायरी एंड रिसर्च, साक्षात्कार और अनुसंधान, जानकारी जुटाने और उसे समझने के तरीके। 5. स्ट्रैटेजीज फॉर पेपर्स और एसेस, कागज या निबंध के लिए रणनीतियां, शोध पत्र या निबंध लिखने के लिए प्रभावी रणनीतियां। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके विचार अधिक स्पष्ट, सटीक और प्रभावी हो, तो इस किताब के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं और जानते हैं इस पुस्तक से हम क्या सीख सकते हैं। 1. क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। कल्पना करें कि आप एक जासूस हैं और आपको किसी रहस्यमय मामले को हल करना है। आपके पास सभी सबूत हैं, लेकिन क्या आप उन्हें बिना सोचे समझे अपने दिमाग में इकट्ठा करेंगे, या फिर आप हर एक सबूत को ध्यान से देखेंगे, विभिन्न दृष्टिकोणों से उसकी जांच करेंगे और अंत में सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। आलोचनात्मक सोच ठीक यही है, ये सिर्फ सवाल पूछने और जवाब पाने से कहीं ज्यादा है। यह एक सक्रिय और गहरी प्रक्रिया है जिसमें हर पहलू पर विचार किया जाता है, हर विचार का परीक्षण किया जाता है और एक तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी मित्र से सुना कि एक नया रेस्तरां शहर में खोला है और वहां का खाना बहुत शानदार है। पहली बार में यह खबर आकर्षक लग सकती है, लेकिन क्या आप बिना किसी और जानकारी के उस रेस्तरां में खाना खाने चले जाएंगे? क्या आपने यह नहीं सोचा कि क्या आपके मित्र ने उसे केवल इसलिए पसंद किया क्योंकि वे खुद उस दिन बहुत भूखे थे, या फिर शायद वे केवल इंस्टाग्राम पर अच्छी तस्वीरें पोस्ट करने के लिए गए थे? आलोचनात्मक सोच यहां पर काम आती है। आप सवाल पूछते हैं और एक ही जानकारी से कई संभावनाओं पर विचार करते हैं। आलोचनात्मक सोच में सबसे महत्वपूर्ण है सवाल पूछना। क्या आपने कभी सोचा है क्यों यह व्यक्ति ये बात कह रहा है, या क्या ये सचमुच वही है जो मुझे दिखाया जा रहा है? कई बार हम बिना सवाल पूछे किसी जानकारी को सीधे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हम हर जानकारी का विश्लेषण करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है कि यह सबसे अच्छा मोबाइल फोन है, तो हमें यह सवाल पूछने का अधिकार है, क्या ये सिर्फ उनकी राय है या इस फोन के बारे में और भी साक्ष्य हैं जो इसे श्रेष्ठ बनाते हैं? इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सोचिए अगर किसी ने आपको बताया कि उनके पास एक कुत्ता है जो दिन में 10 घंटे सोता है। आप क्या सोचेंगे? क्या ये कुत्ता कुछ खास है? हो सकता है कि वह कुत्ता केवल बहुत आलसी हो, या फिर उसकी जीवन शैली में कुछ ऐसा हो जो उसे ज्यादा नींद लेने पर मजबूर करता हो। अब यदि कोई कहे मेरे पास ऐसा मोबाइल फोन है जो बिना चार्ज के 3 दिन चल सकता है, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है कि यह किसी सुपर पावर की बात नहीं है, बल्कि यह सिर्फ स्मार्ट थिंकिंग का परिणाम है। हम सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं और किसी भी बयान या दावे पर सवाल उठाते हैं। आलोचनात्मक सोच का मतलब है सोचो, विश्लेषण करो और फिर फैसला करो। यह सिर्फ शाब्दिक शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के निर्णयों को समझने का तरीका है। मान लीजिए आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और अचानक किसी ने आपको बताया कि आगे एक बड़ा गड्ढा है। अगर आपने उस जानकारी पर तुरंत विश्वास कर लिया, तो हो सकता है कि आप उसमें गिर जाएं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि वह गड्ढा केवल एक सड़क की मरम्मत के कारण अस्थायी है। सवाल पूछने और तथ्यों को परखने से ही आप सही निर्णय तक पहुंच सकते हैं। इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी था जो हमेशा लोगों से कहता था, ध्यान से सोचो फिर ही कुछ करो। एक दिन गांव के कुछ लोग एक नई मशीन का प्रचार कर रहे थे जो उनकी खेती के काम को बहुत आसान बना सकती थी। वे सब खुश थे और तुरंत उस मशीन को खरीदने की सोच रहे थे। लेकिन बुजुर्ग आदमी ने उनसे पूछा, क्या तुमने ये सोचा है कि यह मशीन सच में तुम्हारे काम को आसान बनाएगी, या फिर यह तुम्हें और ज्यादा खर्चीला बना सकती है? यह सवाल उनके लिए बहुत नया था, लेकिन जब उन्होंने गहरे से विचार किया तो पता चला कि मशीन में कुछ खामियां थीं जो शुरू में दिखाई नहीं दी। अगर उन्होंने आलोचनात्मक सोच का इस्तेमाल न किया होता, तो शायद वे एक महंगे निर्णय का शिकार हो जाते। अब क्या आप कभी किसी बात पर पूरी तरह से यकीन करते हुए कुछ खरीदा है और बाद में पछताए हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने थोड़ी देर रुककर सही सवाल पूछे होते तो परिणाम क्या होता? आलोचनात्मक सोच हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अपनी हर स्थिति का गहराई से मूल्यांकन करें।
जब हम अपनी सोच को जांचते हैं तो हम न केवल गलतियों से बच सकते हैं बल्कि ज्यादा समझदार और सतर्क निर्णय भी ले सकते हैं। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप अगली बार जब कोई सुझाव या जानकारी मिले तो बिना सोचे समझे उस पर विश्वास कर लेंगे, या फिर आप आलोचनात्मक सोच अपनाकर हर पहलू का मूल्यांकन करेंगे और निर्णय लेंगे? आलोचनात्मक सोच अपनाएं, सवाल पूछिए और हर जानकारी पर संदेह करने से न डरें। यह आपके लिए एक बेहतर और बुद्धिमान निर्णय लेने का रास्ता खोलेगा। अब इसे आजमाएं और सोचिए, क्या यह सचमुच वैसा है जैसा मैं सोच रहा हूं? यह उदाहरण और दृष्टिकोण आलोचनात्मक सोच को न केवल समझाने में मदद करते हैं बल्कि उसे जीवन में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। आलोचनात्मक सोच की मुख्य विशेषताएं। आलोचनात्मक सोच एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी समस्या या स्थिति को गहरे और तार्किक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें 4 मुख्य विशेषताएं हैं: समस्या को समझना, तथ्यों और विचारों की जांच करना, विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाना और तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचना। लेखक का मानना है कि इन विशेषताओं को अपनाकर हम न केवल बेहतर निर्णय ले सकते हैं बल्कि अपनी सोच को और भी प्रगल्भ बना सकते हैं। आइए हम इसे और गहराई से समझते हैं और साथ ही इसे और अधिक प्रभावी और दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आपने कभी अपने जीवन में कोई बड़ी चुनौती महसूस की है, जैसे स्कूल या कॉलेज में एक महत्वपूर्ण परीक्षा हो या फिर करियर के बारे में कोई बड़ा निर्णय लेना हो? जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो यह जरूरी होता है कि हम उसे समझें, न कि केवल उसे एक चुनौती के रूप में देख लें। आलोचनात्मक सोच का पहला कदम यही है, समस्या को ठीक से समझना। अगर मैंने ये समझा कि मुझे क्यों असफलता का डर है या मुझे क्यों इस निर्णय में संकोच हो रहा है, तो मैं उस समस्या से बेहतर तरीके से निपट सकता हूं। एक उदाहरण के लिए, जब मैंने पहली बार एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया था तो मैंने केवल इसे एक चुनौती के रूप में लिया था। लेकिन जब मैंने गहरी सोच से समझा कि यह प्रोजेक्ट मुझे क्यों डराता है, क्या यह समय की कमी है, क्या यह मेरी क्षमताओं पर संदेह है, तो मैंने अपने डर को सही से समझा और बेहतर तरीके से कार्य किया। कभी आपने सोचा है, क्या यह सच में वही है जो मैं सोच रहा हूं, या क्या इस दावे के पीछे कोई तथ्य है? आलोचनात्मक सोच में सवाल पूछने का बहुत महत्व है। सवाल पूछना न केवल हमें जानकारी इकट्ठा करने में मदद करता है बल्कि यह हमें सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। मान लीजिए कि किसी ने कहा, यह सबसे अच्छा स्मार्टफोन है। अब हम तुरंत मान सकते हैं कि यह सच है, लेकिन क्या हम ये सवाल नहीं पूछ सकते, क्या यह सिर्फ एक विज्ञापन का असर है, या क्या दूसरे स्मार्टफोन्स के मुकाबले इसमें कुछ खास है? यही आलोचनात्मक सोच का हिस्सा है। हम तुरंत किसी भी जानकारी को बिना जांचे स्वीकार नहीं करते। इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अब सोचें, अगर कोई कहे, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ऐसा अक्सर होता है जब लोग अपनी गलती छुपाने के लिए कह देते हैं कि मैंने सब कुछ किया। लेकिन क्या होता है जब हम गहरी सोच से इसका विश्लेषण करते हैं? अक्सर हम पाते हैं कि सब कुछ करने का मतलब सिर्फ अपने रास्ते पर चलने से ज्यादा कुछ नहीं था। मान लीजिए एक व्यक्ति कहता है, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी वो समस्या हल नहीं हुई। हम पर हंसी आ सकती है, लेकिन यह आलोचनात्मक सोच का हिस्सा है। क्या वास्तव में उसने पूरी कोशिश की, या फिर उसे यह काम आसान नहीं लगा और उसने जल्दी हार मान ली? आलोचनात्मक सोच का उद्देश्य केवल समस्या को समझना नहीं है, बल्कि इसे एक सीधे और स्पष्ट तरीके से हल करना भी है। इसका मतलब यह है कि हम अपने विचारों को सरल रूप में प्रस्तुत करते हैं जिससे कोई भी आसानी से समझ सके। अगर आप किसी को बताते हैं कि यह स्मार्टफोन बेकार है, तो उसे समझने के लिए गहरे तथ्यों की जरूरत है। आलोचनात्मक सोच में यही होता है। हम स्पष्टता के साथ तथ्यों और विचारों को परखते हैं ताकि किसी भी भ्रम का स्थान न हो। इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक गांव में एक किसान था जो यह मानता था कि केवल बहुत काम करने से ही सफलता मिलती है। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था, लेकिन फिर भी उसकी फसल नहीं बढ़ी। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि वह एक बार खेत की मिट्टी की गुणवत्ता जांचे। किसान ने यह सुझाव नजरअंदाज किया और फिर वही रूटीन जारी रखा। कुछ समय बाद किसान ने समझा कि बिना सही जानकारी और समझ के कड़ी मेहनत से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर हम समस्या को पूरी तरह से समझे बिना सिर्फ मेहनत करें, तो हम कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आलोचनात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हमें सही तथ्यों और जानकारी की जांच करनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके रोज के निर्णयों में कितनी बार आलोचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है? जैसे जब आप कोई नई फिल्म देखना चाहते हैं, तो क्या आप केवल ट्रेलर देखकर फिल्म का निर्णय लेते हैं, या फिर आप उसे लेकर दूसरों की समीक्षाएं पढ़ते हैं? आलोचनात्मक सोच यही काम आती है। ये हमें हर छोटी जानकारी के पीछे छिपी सच्चाई समझने में मदद करती है। आइए एक पल के लिए सोचिए, क्या आप अगली बार किसी फिल्म या किताब का चयन करते समय केवल प्रचार के आधार पर निर्णय लेंगे, या आप आलोचनात्मक सोच का इस्तेमाल करेंगे और उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे? अब आपके पास अवसर है।
क्या आप अपनी रोजमर्रा की समस्याओं में आलोचनात्मक सोच को अपनाएंगे? क्या आप हर जानकारी, हर दावे और हर विचार को तर्कसंगत तरीके से परखने की कोशिश करेंगे? आप अपनी सोच में बदलाव लाकर बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अब समय है आलोचनात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का। इसका अभ्यास करें, सवाल पूछें और सही निष्कर्ष पर पहुंचे। अब अगली बार जब कोई आपको जानकारी दे तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या यह सचमुच वही है जो मैं सोच रहा हूं? 2. Evaluating perspectives and arguments, दृष्टिकोण और दृष्टिकोणों का मूल्यांकन। लेखक ने इस पुस्तक में ये स्पष्ट रूप से बताया है कि जब हम किसी विचार या दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते हैं तो हमें पहले पूरा संदर्भ समझना और जानकारी इकट्ठा करना जरूरी होता है। बिना पूरी जानकारी के कोई भी निर्णय अधूरा और गलत हो सकता है। एक बार जब हम सभी दृष्टिकोणों को समझ लेते हैं तब हम तुलनात्मक विश्लेषण करके एक तर्कसंगत निर्णय पर पहुंच सकते हैं। आपने कभी किसी विषय पर अपनी राय बनाई है बिना पूरी जानकारी के? मान लीजिए आपको दो मित्रों के बीच किसी विवाद के बारे में सुनने को मिलता है। एक मित्र कहता है कि उसने सही किया, दूसरा मित्र कहता है कि वह गलत था। लेकिन क्या आपने दोनों पक्षों को सुनने से पहले ही निर्णय लिया? दृष्टिकोणों का मूल्यांकन का मतलब है कि हमें हर किसी की राय को समझने का मौका देना चाहिए, फिर ही हम सही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। एक बार मैंने और मेरे एक मित्र ने किसी मूवी के बारे में अलग अलग राय बनाई थी। मैंने पहले सुना था कि फिल्म बहुत बोरिंग है, जबकि मेरे मित्र ने उसे शानदार बताया। लेकिन जब मैंने पूरी फिल्म देखी तो मुझे लगा कि दोनों का दृष्टिकोण सही था। कुछ हिस्से बहुत अच्छे थे और कुछ हिस्से थोड़ा धीमे थे। इस उदाहरण से मैं यह समझा कि किसी भी विचार का मूल्यांकन करते समय हमें पूरा संदर्भ लेना चाहिए। जब हम किसी भी विषय पर विचार करते हैं तो हमें ये सवाल पूछने चाहिए, क्या ये केवल एक पक्ष की राय है? क्या कोई अन्य व्यक्ति या दृष्टिकोण इसे और अलग तरीके से देख सकता है? क्या इसके बारे में और जानकारी मिल सकती है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? माना किसी ने कहा कि यह तरीका सबसे प्रभावी है, तो हम ये सवाल कर सकते हैं, क्या अन्य तरीके इसे और बेहतर बना सकते हैं? यह सवाल हमें एक सामान्य विचार से परे सोचने की दिशा में ले जाता है। इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। आइए इसे एक ह्यूमरस तरीके से समझें। आपने कभी सुना है कि दोनों पक्षों की बात सुनो, लेकिन जब आप और आपके दोस्त किसी पिज्जा का चुनाव करते हैं तो दोनों के पास पूरी तरह से अलग अलग विचार होते हैं। एक पक्ष कहता है, मुझे मांसाहारी पिज्जा चाहिए, और दूसरा कहता है, नहीं, मुझे वेज पिज्जा चाहिए। अब आप क्या करेंगे? क्या आप सिर्फ एक के पक्ष में खड़े होंगे या दोनों के विचारों का मूल्यांकन करके कोई सामंजस्यपूर्ण समाधान ढूंढेंगे? यही तो दृष्टिकोणों का मूल्यांकन है। हमें दोनों के दृष्टिकोण को समझना और फिर एक समझौता करना होता है। दृष्टिकोणों का मूल्यांकन का मतलब है किसी भी विचार को पूरी तरह से समझना और उसके बाद अपने तर्क से सही निर्णय पर पहुंचना। आप किसी भी बात पर तभी सही निर्णय ले सकते हैं जब आप सभी पक्षों को समझकर उनके बीच अंतर जानने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए, जब किसी को नौकरी मिलती है तो वह व्यक्ति केवल वेतन या काम का समय नहीं देखता, बल्कि वह यह भी देखता है कि क्या कंपनी की नीतियां और कार्यस्थल का माहौल उसके लिए सही है। यह दृष्टिकोणों का मूल्यांकन है जिसमें हमें हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए। इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। कल्पना करें कि एक गांव में दो किसान रहते हैं। एक किसान हमेशा यही कहता है कि सभी पालतू जानवरों को खिलाने का सबसे अच्छा तरीका घास ही है। दूसरा किसान कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि अनाज देना ज्यादा फायदेमंद है। दोनों किसान अपने अपने दृष्टिकोण पर अड़े हुए हैं, लेकिन दृष्टिकोणों का मूल्यांकन तब किया जाता है जब तीसरे किसान ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम दोनों सही हो। घास से पालतू जानवरों का पेट भरा जा सकता है, लेकिन अनाज से उनकी सेहत बेहतर हो सकती है। इस उदाहरण से हम ये समझते हैं कि कभी भी किसी विचार को पूरी जानकारी के बिना नकारा नहीं करना चाहिए। क्या आप कभी किसी नए विचार के सामने खड़े हुए हैं और सोचा है कि क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं? जब आप किसी भी विचार या दृष्टिकोण को देख रहे होते हैं तो क्या आप खुद से यह सवाल पूछते हैं कि क्या मुझे पूरी जानकारी मिली है, या क्या इसके अन्य पहलू हैं जिन्हें मैंने नजरअंदाज किया? आपका अगला कदम यह हो सकता है कि जब भी आपको किसी विचार या दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना हो तो एक तटस्थ दृष्टिकोण अपनाएं और पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही निर्णय लें। अब सोचिए, क्या आप अगली बार किसी दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते समय केवल अपने पक्ष की बात सुनने के बजाय दूसरे पक्ष को भी समझने की कोशिश करेंगे? क्या आप उन सवालों का इस्तेमाल करेंगे जो आपको एक गहरी और तर्कपूर्ण समझ में मदद करें? आलोचनात्मक सोच का असली फायदा तब मिलता है जब हम किसी भी विचार या दृष्टिकोण को बिना किसी पक्षपाती रवैये के तटस्थ होकर समझते हैं। अब यह आपका मौका है कि आप दृष्टिकोणों का मूल्यांकन करें और किसी भी निर्णय को सही तरीके से लें। आगे बढ़ें, हर विचार और हर दृष्टिकोण को समझें और फिर एक तर्कसंगत निर्णय पर पहुंचें। 3. राइटिंग स्किल्स, लेखन कौशल। लेखन कौशल को लेकर लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि एक अच्छा लेखक वह होता है जो अपनी सोच और विचारों को स्पष्ट, संगत और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सके।
किसी भी विचार या संदेश को प्रस्तुत करने के लिए हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि हमारी भाषा सरल हो, विचार सुसंगत हो और विचारों की प्रस्तुति भी इतनी सटीक हो कि पाठक को कोई भ्रम न हो। आइए इसे और गहराई से समझते हैं और इसे और दिलचस्प बनाते हैं। आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि जब आप किसी नए विचार को साझा करते हैं तो क्या आपका संदेश पूरी तरह से स्पष्ट होता है? व्यक्तिगत रूप से मैं जब भी कुछ लिखता हूं तो सबसे पहले ये सोचता हूं कि क्या मेरी बात सही तरीके से सामने आ रही है। उदाहरण के लिए एक बार मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखी थी जिसमें मैंने अपनी यात्रा के अनुभव को साझा किया था। शुरू में मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि मेरी बातें पाठकों तक सही तरीके से पहुंच रही हैं या नहीं, लेकिन जब मैंने अपने विचारों को साफ और सरल तरीके से प्रस्तुत किया तो पाठकों ने बहुत सराहा। यही वह क्षण था जब मैंने महसूस किया कि लेखन में स्पष्टता और संगतता कितनी महत्वपूर्ण होती है। लेखन में विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन क्या होगा अगर हम ये सवाल पूछें, क्या मेरी बात को पाठक आसानी से समझ पाएगा? यही वो सवाल है जो हर लेखक को अपने लेखन में शामिल करना चाहिए। किसी विचार को समझने में मदद करने के लिए हमें पाठक से सवाल पूछने चाहिए। उदाहरण के लिए, क्या मैं अपनी बात को सरल तरीके से कह पा रहा हूं? क्या हर बिंदु स्पष्ट रूप से समझाया गया है? क्या मैं जानकारी देने के बजाय जटिलता को बढ़ा तो नहीं रहा? इन सवालों के जरिए लेखक अपनी लेखन प्रक्रिया को लगातार बेहतर बना सकता है। इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी विषय पर एक तकनीकी लेख लिख रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वह पाठक के लिए दिलचस्प बने। एक अच्छा तरीका यह हो सकता है कि आप एक ह्यूमरस उदाहरण शामिल करें। उदाहरण के लिए, अगर आप गहरे विचारों को सरल बनाने की बात कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं, आपने कभी देखा है कि कैसे बच्चों को कंप्यूटर पर कोई नया गेम सिखाते हुए आप उन्हें हर एक बटन का महत्व समझाते हैं। ठीक वैसे ही लेखन में हमें हर एक विचार को स्पष्ट और सटीक तरीके से समझाना चाहिए ताकि पाठक भटकने न लगे। इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि लेखन में सरलता और स्पष्टता बनाए रखने के लिए भी ह्यूमरस तरीका अपनाया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लेखक को अपनी भाषा कितनी सीधी और सरल रखनी चाहिए? लेखक का मुख्य उद्देश्य होता है कि वह पाठकों तक अपना संदेश बिना किसी भ्रम या जटिलता के पहुंचा सके। जटिल शब्दों और वाक्य संरचनाओं के बजाय साधारण और सटीक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरण के लिए, समस्या की पहचान करना और समाधान खोजने का तरीका यह है। आपको यह सोचने की जरूरत है कि यह वाक्य न केवल सीधा है बल्कि पाठक को किसी अतिरिक्त परिश्रम के बिना समझने में मदद करता है। इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। कभी आपने देखा है कि लोग कहानियों के माध्यम से विचारों को कितनी आसानी से समझ पाते हैं? कहानी बताना लेखन की एक बहुत प्रभावी शैली हो सकती है जो विचारों को स्पष्ट और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करती है। लेखक जब अपने विचारों को कहानी के रूप में पेश करता है तो पाठक खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस करता है। मान लीजिए कि आप एक लेख लिख रहे हैं जिसमें आप समय प्रबंधन के महत्व को समझा रहे हैं। आप इसे इस प्रकार पेश कर सकते हैं, कभी एक छोटे से गांव में एक युवक था जो हमेशा देर से काम करता था। एक दिन उसकी मां ने उसे कहा, अगर तुम समय का सही उपयोग नहीं करोगे तो तुम हमेशा पीछे रहोगे। युवक ने अपनी मां की बातों को गंभीरता से लिया और फिर उसने अपने समय को ठीक से बांटना शुरू किया। कुछ समय बाद वह गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। ये कहानी न केवल स्पष्ट रूप से एक विचार प्रस्तुत करती है बल्कि पाठकों को संबंधित भी करती है। लेखन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाठकों से जुड़ाव बनाए रखा जाए। अगर आप लिखते समय अपने दर्शकों को ध्यान में रखते हैं तो आपका लेखन ज्यादा प्रभावी होगा। पाठकों के साथ जुड़ने के लिए जरूरी है कि हम उनके विचारों और उनकी जरूरतों को समझें। एक अच्छा लेखक वही होता है जो पाठक की मानसिकता को समझकर अपनी सामग्री प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, आपने कभी यह सोचा है कि जब आप किसी लेख को पढ़ते हैं तो क्या वह आपको ऐसा महसूस कराता है कि यह लेख मेरे लिए लिखा गया है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि लेखक ने आपके साथ जुड़ाव बढ़ाया है। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप अगली बार जब कुछ लिखें तो इसे और स्पष्ट और संगत बनाएंगे? क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आपकी भाषा सरल और सीधी हो और आपके विचार पाठकों के लिए समझने में आसान हो? लेखन कौशल में सुधार लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लगातार अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से व्यक्त करने पर ध्यान दें। अगली बार जब आप कुछ लिखें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मेरा संदेश स्पष्ट और संगत है और क्या मेरे पाठक इसे आसानी से समझ पाएंगे? इन सवालों के साथ लिखने से आपकी लेखन शैली और भी प्रभावी बन सकती है। इस प्रकार लेखक ने जो लेखन कौशल के बारे में बताया है वह न केवल लेखकों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी सोच को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना चाहता है। स्पष्टता, सरलता और पाठक के साथ जुड़ाव यही लेखन की असली कुंजी है। 4. ऑर्गेनाइजेशन। लेखन में संगठन। लेखन में संगठन का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह विचारों को तार्किक तरीके से जोड़ने और उन्हें संक्षिप्त, सटीक और प्रभावी भाषा में व्यक्त करने में मदद करता है।
लेखक ने इस पुस्तक में ये बताया है कि जब हम विचारों को सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं तो हमारा संदेश ज्यादा स्पष्ट और समझने में आसान होता है। अगर विचारों का संगठन सही न हो तो पाठक को हमारा संदेश समझने में कठिनाई हो सकती है। अब आइए इसे विस्तार से समझें और इसे और अधिक दिलचस्प और प्रभावशाली तरीके से पेश करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी विचार या विषय पर लिख रहे होते हैं तो क्या आप अपने विचारों को इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित कर पा रहे हैं कि पाठक को हर एक बिंदु आसानी से समझ में आ जाए? व्यक्तिगत रूप से मुझे यह अनुभव हुआ है कि जब मैंने अपने लेखों में संगठन को प्राथमिकता दी तो पाठकों से ज्यादा सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। उदाहरण के लिए, जब मैंने एक स्कूल प्रोजेक्ट पर काम किया था तो मैंने अपने विचारों को सबसे पहले एक ध्यानपूर्वक ढंग से क्रमबद्ध किया और फिर उन्हें एक एक करके प्रस्तुत किया। न केवल मुझे अच्छा अंक मिला बल्कि मुझे अपने विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त करने का आत्मविश्वास भी मिला। अब हम ये सोच सकते हैं, क्या अगर हम अपने विचारों को बिना किसी क्रम के पेश करें? क्या होगा अगर हम एक ही पैराग्राफ में कई विचारों को जोड़ दें बिना किसी तार्किक कड़ी के? क्या पाठक इसे समझ पाएंगे? संगठन का महत्व तभी समझ में आता है जब हम ये सोचते हैं कि अगर विचारों का कोई संगठित रूप न हो तो उनका संप्रेषण कितना मुश्किल हो सकता है। सवाल पूछने से हम खुद को ये याद दिलाते हैं कि लेख में विचारों का सही तरीके से संगठन बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक समस्या पर लिख रहे हैं तो क्या आप पहले उसके कारणों की चर्चा करेंगे, फिर समाधान पर आएंगे और अंत में निष्कर्ष देंगे? इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। कल्पना करें कि आप एक लेख लिख रहे हैं जिसमें आपको किसी यात्रा के बारे में बताना है और आपने इसे बिल्कुल संगठित तरीके से नहीं लिखा। आपके विचार इधर उधर बिखरे हुए हैं और पाठक को समझ में नहीं आता कि आप क्या कह रहे हैं। अब सोचिए कि आपने अपने विचारों को इस प्रकार व्यवस्थित किया, पहले यात्रा का उद्देश्य, फिर मार्ग, फिर अनुभव और अंत में निष्कर्ष। ये देखकर पाठक को लगता है कि आपने यात्रा के हर पहलू को ध्यान से देखा और उसे संगठित रूप में प्रस्तुत किया। आपकी यात्रा एक मजेदार और प्रभावशाली कहानी बन गई, जैसे एक मजेदार फिल्म की स्क्रिप्ट। बिना अच्छे संगठन के ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो सकती थी। लेखन में संगठन का मतलब केवल विचारों को जोड़ना नहीं होता, बल्कि विचारों को स्पष्ट और सटीक तरीके से व्यक्त करना भी होता है। सीधी और सरल भाषा का इस्तेमाल करने से हम पाठकों को किसी भी विचार को सही तरीके से समझाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, वह एक अच्छा नेता है, उसके पास निर्णय लेने की क्षमता है और वह टीम को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। जब आप विचारों को इस प्रकार संगठित तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो पाठक को संदेश समझने में आसानी होती है। इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। कहानी बताने का तरीका लेखन में संगठन को समझाने का एक बेहतरीन तरीका है। अगर हम किसी कहानी को बिना किसी संगठन के बताएं तो यह एक उलझन का रूप ले सकती है, लेकिन यदि हम उसे सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि पहले पात्रों का परिचय, फिर संघर्ष और अंत में समाधान, तो पाठक को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। मान लीजिए कि आप एक छोटे से गांव के एक व्यक्ति की कहानी लिख रहे हैं जो अपने सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। आप कहानी को इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं: पहला भाग उसका सपना और संघर्ष, दूसरा भाग संघर्ष के दौरान आ रही समस्याएं, तीसरा भाग समाधान और सफलता। इस प्रकार से आपके विचार एक तार्किक ढंग से जुड़े होते हैं और पाठक को आसानी से समझ में आता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। जब आप लेखन में संगठन का ध्यान रखते हैं तो आपका संदेश दर्शकों से जुड़ता है, यह महसूस कराते हुए कि आप उनकी समझ को प्राथमिकता दे रहे हैं। आप उन्हें बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए यह जरूरी है कि आपके विचारों का संगठित रूप से प्रस्तुत होना सुनिश्चित हो, ताकि पाठक बिना रुके आपका लेख पढ़ सके और हर बिंदु को समझ सके। उदाहरण के लिए, जब आप किसी किताब की समीक्षा लिखते हैं तो क्या आप पहले किताब का परिचय देते हैं, फिर उसकी कहानी, फिर पात्रों और अंत में अपनी राय साझा करते हैं? यह संगठन दर्शकों को कहानी के हर पहलू को समझने में मदद करता है। अब आपके पास एक महत्वपूर्ण सवाल है: क्या आप अपनी लेखन शैली में संगठन को प्राथमिकता देंगे? क्या आप अगली बार जब कुछ लिखें तो अपने विचारों को अच्छे तरीके से संगठित करेंगे, ताकि पाठक आसानी से समझ सके और आपके विचारों से जुड़े रह सके? अगली बार जब आप लेख लिखें तो यह ध्यान रखें कि क्या आपके विचारों का संगठन स्पष्ट है, क्या आपने विचारों को तार्किक तरीके से जोड़ा है, क्या आप पाठकों को एक स्पष्ट दिशा में मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये छोटे कदम आपके लेखन को बेहतर बना सकते हैं और आपके संदेश को प्रभावशाली और समझने में आसान बना सकते हैं। लेखन में संगठन न केवल विचारों को एक क्रमबद्ध और तार्किक तरीके से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है, बल्कि यह पाठकों को आपके संदेश को समझने में मदद करता है। जैसे ही आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से संगठित करेंगे, आपका लेख और भी प्रभावी और दिलचस्प बनेगा। 5. इंक्वायरी एंड रिसर्च, साक्षात्कार और अनुसंधान। लेखन और तर्कशील विचारों के लिए साक्षात्कार और अनुसंधान की विधियां महत्वपूर्ण होती हैं। इन विधियों के माध्यम से हम किसी भी विषय पर गहरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें एक सशक्त और सटीक तर्कशील लेखन करने में मदद करती है।
लेखक ने इस किताब में ये बताया है कि जब हम किसी मुद्दे पर लिख रहे होते हैं तो हमें सिर्फ अपनी सोच पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जैसे साक्षात्कार, अनुसंधान और मूल साक्ष्य। इससे न केवल हमारा ज्ञान बढ़ता है, बल्कि लेखन में विश्वसनीयता भी आती है। आइए इसे और भी दिलचस्प और प्रभावशाली तरीके से समझते हैं। क्या आपने कभी किसी विषय पर लिखते वक्त महसूस किया है कि आपको पर्याप्त जानकारी नहीं मिल रही है? मुझे याद है जब मैंने अपनी कॉलेज की थीसिस पर काम किया था, तो मुझे यह एहसास हुआ कि बिना गहरे अनुसंधान के कोई भी विषय पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। इसलिए मैंने साक्षात्कार और विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना शुरू किया। जब मैंने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से बातचीत की और पहले से प्रकाशित शोध पत्रों का अध्ययन किया, तो मेरा लेख न केवल सशक्त हुआ, बल्कि उसमें विश्वास भी आया। यह अनुभव मुझे ये सिखाता है कि साक्षात्कार और अनुसंधान का कितना महत्व है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ किताबों और इंटरनेट से पढ़कर हम किसी विषय पर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं? कभी कभी हमें अपनी जानकारी को और गहरे स्तर तक ले जाने के लिए साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। यह हमें नए दृष्टिकोण और विचारों से परिचित कराता है। जब हम किसी विशेषज्ञ से सवाल पूछते हैं तो हमें गहरे और विचारशील सवाल पूछने चाहिए, जैसे इस विषय पर आपका क्या दृष्टिकोण है? आपके अनुभव से इस विषय के कौन से पहलू सबसे महत्वपूर्ण है? आपको इस समस्या को हल करने के लिए कौन से उपाय प्रभावी लगे? इन सवालों के जवाब से हमें गहरी समझ प्राप्त होती है, जो लेखन में विविधता और गहराई जोड़ती है। इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि साक्षात्कार करते वक्त कभी कभी आप इतनी दिलचस्प जानकारी पा सकते हैं कि वह आपके पूरे दृष्टिकोण को बदल देती है? एक बार मैंने एक लेखक से साक्षात्कार किया था जो अपने लेखों में हास्य का इस्तेमाल करते थे। उनकी सोच ये थी कि जब आप किसी गंभीर मुद्दे पर गहरे अनुसंधान के बाद कुछ हल्के फुल्के उदाहरण देते हैं, तो वह पाठकों को विषय से जोड़ने में मदद करता है। एक बार उन्होंने मुझे बताया, यदि आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तो आपको अपने सवालों में थोड़ी हंसी भी डालनी चाहिए, ताकि सामने वाला आराम से अपनी राय दे सके। यह एक मजेदार उदाहरण था जो ये दर्शाता है कि साक्षात्कार के दौरान कुछ हल्के फुल्के सवाल या दृष्टिकोण भी उपयोगी हो सकते हैं। इससे आपके रिसर्च में न केवल जानकारी आती है, बल्कि लेखन में भी आकर्षण आता है। जब आप किसी साक्षात्कार या अनुसंधान में जुटे होते हैं, तो यह जरूरी है कि आप सामान्य और सरल भाषा का इस्तेमाल करें। यदि आपने जटिल या तकनीकी भाषा का प्रयोग किया, तो आपके विचार पाठकों तक ठीक से नहीं पहुंच पाएंगे। सरलता से समझाए गए बिंदु न केवल स्पष्ट होते हैं, बल्कि पाठक भी उनमें आसानी से रुचि ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह शोध बताता है कि गहरी सोच और नियमित अनुसंधान से विचारों में विविधता आती है। साक्षात्कार के दौरान प्राप्त जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि इन सरल और सटीक वाक्यों से विचारों को व्यवस्थित और सशक्त तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। क्या होगा अगर हम साक्षात्कार और अनुसंधान को एक कहानी की तरह पेश करें? कहानी की शक्ति यह है कि वह पाठक को एक निश्चित दिशा में ले जाती है। कल्पना करें कि आप किसी संवेदनशील मुद्दे पर साक्षात्कार कर रहे हैं और आप उसे इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। मैंने एक दिन एक प्रसिद्ध शहरी योजनाकार से मुलाकात की जो वर्षों से शहर की योजना बना रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा, आपके अनुसार शहर के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया, ये सवाल नहीं है, असल सवाल यह है कि हम किस तरह से इसे सुधारने की दिशा में सोच सकते हैं। इस तरह से आप साक्षात्कार की जानकारी को एक कहानी में बांधकर पाठकों को अधिक दिलचस्प तरीके से यह जानकारी प्रदान कर सकते हैं। लेखन में दर्शकों का जुड़ाव बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप उस विषय पर गहराई से अनुसंधान करें और साक्षात्कार से प्राप्त जानकारी को पाठकों के लिए दिलचस्प बनाएं। जब आप अपनी रिसर्च और साक्षात्कार के परिणामों को समझाने योग्य तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो दर्शक न केवल आपके विचारों को समझ पाते हैं, बल्कि वे आपके लेख से भी जुड़ाव महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी समस्या पर लिख रहे होते हैं, तो क्या आप उस पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करते हैं? क्या आप विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि आपका लेख पाठक के लिए समझने में आसान हो और उसमें विश्वसनीयता भी हो? अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप अगली बार जब किसी विषय पर लिखें, तो अपने विचारों को गहरी अनुसंधान और साक्षात्कार से पुख्ता करेंगे? अपने लेख में नई जानकारी और विशेषज्ञों की राय जोड़कर आप उसे और अधिक विश्वसनीय और प्रभावशाली बना सकते हैं। अगली बार जब आप लेख लिखें, तो साक्षात्कार और अनुसंधान के माध्यम से नए दृष्टिकोण खोजने का प्रयास करें। अपने विचारों को गहरे शोध और विश्वसनीय स्रोतों से जोड़कर उसे और भी प्रभावशाली बनाएं। साक्षात्कार और अनुसंधान का उपयोग आपके लेखन को न केवल विश्वसनीय बनाता है, बल्कि यह आपके विचारों को गहराई और विविधता भी प्रदान करता है। यदि आप इन विधियों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आपका लेख न केवल तर्कशील होगा, बल्कि पाठक के लिए अधिक आकर्षक और समझने में आसान भी बनेगा। 6. स्ट्रैटेजीज फॉर पेपर्स और एसेस। कागज या निबंध के लिए रणनीतियां।
लेखन में सही रणनीतियां अपनाना न केवल आपके निबंध या शोध पत्र को सशक्त बनाता है, बल्कि यह आपके विचारों को भी स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में मदद करता है। लेखक ने इस पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां बताई हैं जिनका अनुसरण करने से हम अपने शोध निबंध या अन्य प्रकार के लेखन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इनमें थीसिस का निर्माण, बुनियादी विचारों का संगठन और सुसंगत तर्क प्रस्तुत करना शामिल है। आइए इन रणनीतियों को विस्तार से समझते हैं और इसे और भी दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करते हैं। क्या आपने कभी किसी महत्वपूर्ण लेख को पढ़ते वक्त सोचा है कि लेख में कुछ कमी हो रही है? व्यक्तिगत कनेक्शन जोड़ने से न केवल लेख में आत्मीयता आती है, बल्कि यह आपके विचारों को अधिक सशक्त भी बनाता है। उदाहरण के लिए, जब मैंने अपनी कॉलेज थीसिस पर काम किया, तो मैंने पहले विषय का चुनाव किया और फिर उसे अपनी व्यक्तिगत रुचि से जोड़ा। मुझे याद है कि जब मैंने प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन पर लिखना शुरू किया था, तो मैंने अपनी व्यक्तिगत अनुभव को जोड़ने की कोशिश की, जैसे कि मैंने एक साक्षात्कार लिया था जिसमें विशेषज्ञों ने इस विषय पर अपने विचार साझा किए। इसने न केवल निबंध को दिलचस्प बना दिया, बल्कि इसे पाठकों के लिए और भी आकर्षक और सहज बना दिया। अब सवाल यह उठता है, क्या कोई विशेष रणनीति है जिससे हम अपने निबंध को और भी रोचक बना सकते हैं? रोचक सवालों का इस्तेमाल न केवल आपके निबंध को दिलचस्प बनाता है, बल्कि यह आपके विचारों को अधिक गहराई से समझने में मदद भी करता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी ऐतिहासिक घटना पर लिख रहे हैं, तो आप इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। अगर इस ऐतिहासिक घटना ने ऐसा न हुआ होता, तो आज की दुनिया कैसी होती? क्या हमें अभी भी इस घटना से कुछ सीखने की जरूरत है? इस तरह के सवाल न केवल पाठकों को सोचने पर मजबूर करते हैं, बल्कि निबंध के भीतर सुसंगत तर्क भी स्थापित करते हैं। इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। कल्पना करें कि आप एक निबंध लिख रहे हैं जिसमें जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हो रही है, और आप इसे एक मजेदार उदाहरण से जोड़ते हैं। जैसे, आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे ग्रह का तापमान बढ़ता गया तो क्या होगा? क्या हम सभी को एक विशाल एयर कंडीशनर में बदलने की योजना बना रहे हैं? यह उदाहरण न केवल ह्यूमरस है, बल्कि यह विषय को हल्का और समझने में आसान बना देता है। कभी कभी थोड़ी सी हंसी निबंध में गहरी जानकारी को भी ज्यादा प्रभावशाली बना देती है। सारांश में, सीधी और सरल भाषा का उपयोग न केवल आपके विचारों को स्पष्ट करता है, बल्कि यह आपके निबंध को समझने में भी आसान बनाता है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए हमें अधिक पेड़ लगाने चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग करना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इस प्रकार की सीधी और सरल भाषा आपके विचारों को स्पष्ट और सुसंगत बनाती है। इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। कभी आपने सोचा है कि कहानी की ताकत क्या होती है? कहानी एक शानदार तरीका हो सकता है जिससे आप अपने निबंध या शोध पत्र को दिलचस्प और पाठकों से जुड़ा हुआ बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी विज्ञान के प्रयोग के बारे में लिख रहे हैं, तो आप इसे एक कहानी की तरह इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। एक बार जब वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को शुरू किया, तो उन्हें नहीं पता था कि उनका यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ा बदलाव लाएगा। इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने समझा कि हम किस प्रकार अपनी तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करके पर्यावरण को बचा सकते हैं। इस तरह से आप निबंध को एक कहानी की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे पाठक न केवल जुड़ाव महसूस करेंगे, बल्कि लेख को और भी दिलचस्प पाएंगे। आपका निबंध दर्शकों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप उनकी आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखें। अपने लेख में व्यक्तिगत दृष्टिकोण और प्रासंगिक उदाहरण जोड़ने से दर्शक आपके विचारों से जुड़ पाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी समाजशास्त्रीय विषय पर लिख रहे होते हैं, तो यह जरूरी है कि आप समाज की वर्तमान स्थिति और समस्याओं को दर्शकों के दृष्टिकोण से समझाएं। क्या आप जानते हैं कि जब समाज में असमानता बढ़ जाती है, तो इससे हमें कैसे निपटना चाहिए? क्या हम केवल किताबों तक ही सीमित रहकर समाधान ढूंढ सकते हैं, या हमें कुछ और करना होगा? इस प्रकार के सवाल और उदाहरण दर्शकों के साथ जुड़ाव बढ़ाते हैं और उनके विचारों को और भी सुसंगत बनाते हैं। अब इस निबंध या लेखन के विषय पर विचार करें। क्या आप अगली बार लिखते समय इन रणनीतियों का पालन करेंगे? क्या आप थीसिस निर्माण, विचारों का सुसंगत संगठन और तर्कपूर्ण लेखन के साथ अपना निबंध अधिक प्रभावी और दिलचस्प बनाएंगे? अगली बार जब आप कोई शोध निबंध लिखें, तो इन रणनीतियों का उपयोग करके उसे बेहतर और अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास करें। अपने विचारों को सुसंगत रूप से और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करें, ताकि आपके पाठक न केवल समझ सके, बल्कि उन्हें ये पढ़ने में भी आनंद आए। कागज या निबंध के लिए रणनीतियां न केवल आपके लेखन को व्यवस्थित और स्पष्ट बनाती हैं, बल्कि वे इसे और अधिक आकर्षक भी बनाती हैं। यदि आप इन रणनीतियों का अनुसरण करते हैं, तो आप अपने लेखन को एक सशक्त और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। लेखक का दृष्टिकोण यह है कि आलोचनात्मक सोच और लेखन का कौशल न केवल शैक्षिक संस्थानों में, बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता पाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक पाठकों को उनके सोचने और लिखने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है, ताकि वे अपने विचारों को स्पष्ट, प्रभावी और संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत कर सकें।
अब हम इसे और भी दिलचस्प और प्रभावशाली तरीके से समझेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सोच और लेखन शैली आपके जीवन के अन्य पहलुओं को प्रभावित करती है? मेरे लिए आलोचनात्मक सोच और लेखन कौशल को समझना और सुधारना व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में भी मददगार साबित हुआ। जब मैंने पहले इस किताब को पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि अच्छे विचार और स्पष्ट लेखन से ही हम अपनी राय और दृष्टिकोण प्रभावी तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये व्यक्तिगत अनुभव बताता है कि आलोचनात्मक सोच और लेखन के कौशल का प्रभाव केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वे हमें जीवन में भी संगठित और प्रभावी तरीके से सोचने में मदद करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आलोचनात्मक सोच और लेखन के कौशल को जीवन के हर क्षेत्र में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्या आप जानते हैं कि अगर आपको अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की कला आती है तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं? इस तरह के सवाल न केवल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, बल्कि यह लेखन की प्रक्रिया को और भी रोचक बना देते हैं। लेखक का दृष्टिकोण यह है कि अच्छे विचार और लेखन के माध्यम से हम किसी भी विचार को तार्किक और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अब सोचिए, अगर हम आलोचनात्मक सोच और लेखन को जोड़ें तो क्या होगा? जरा सोचिए, अगर आप किसी से कहते हैं आपके विचार इतने गहरे हैं कि मैं डूबने से डर रहा हूं, तो ये भले ही हंसी का कारण बने, लेकिन अगर आपने उसे आलोचनात्मक सोच के उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया तो वह और भी दिलचस्प बन सकता है। यह उदाहरण बताता है कि लेखन को हल्का और मजेदार बनाकर हम अपने विचारों को और अधिक आकर्षक बना सकते हैं। आलोचनात्मक सोच में जटिल विचारों को सरल और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करना एक महत्वपूर्ण कौशल है, जो न केवल लेखन में बल्कि जीवन में भी उपयोगी है। क्या होता है जब हम विचारों को प्रस्तुत करते हैं? इसका एक सरल उदाहरण लेते हैं। जब हम अपने विचारों को सीधी भाषा में व्यक्त करते हैं तो वे पाठक के लिए अधिक सहज और समझने में आसान होते हैं। लेखक का मानना है कि जटिल शब्दों या लंबी विस्तृत वाक्यों से बचकर हम विचारों को अधिक स्पष्ट और सशक्त बना सकते हैं। आलोचनात्मक सोच के दौरान सरल भाषा का प्रयोग न केवल हमारे विचारों को स्पष्ट करता है, बल्कि वह हमें जीवन में निर्णय लेने में भी मदद करता है। इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। आप कल्पना करें कि हम आलोचनात्मक सोच और लेखन कौशल को एक कहानी के रूप में पेश करें। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का था जो हमेशा सोचता था, अगर मैं अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर सकूं तो मैं क्या कर सकता हूं। वह लड़का हर दिन अपने विचारों को व्यवस्थित करता और लिखता ताकि वे सटीक और मजबूत हों। एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण सभा में अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर मिला। उसने जो भी विचार पेश किए वे इतने प्रभावशाली थे कि हर कोई प्रभावित हो गया। उस युवा लड़के ने यह समझा कि आलोचनात्मक सोच और लेखन का कौशल सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की सफलता के लिए भी आवश्यक है। इस कहानी में लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि आलोचनात्मक सोच और लेखन के कौशल जीवन के सभी पहलुओं में योगदान कर सकते हैं। जब हम दर्शकों के साथ जुड़ाव बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि लेखन केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह संवाद का एक तरीका है। लेखक का मानना है कि जब हम अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से सुसंगत रूप से प्रस्तुत करते हैं तो हम अपने दर्शकों के साथ जुड़ाव बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप लिखते हैं तो यह जरूरी है कि आप पाठक की जरूरतों और सवालों को ध्यान में रखें। उन्हें यह एहसास दिलाना कि आपकी बातें प्रासंगिक और उपयोगी हैं, ये जुड़ाव को बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि अगर हम किसी मुद्दे पर गहरे विचार और स्पष्ट तर्क प्रस्तुत करते हैं तो पाठक न केवल हमें समझेंगे, बल्कि वे हमें अपनी चिंताओं और सवालों के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित भी होंगे। अब जब आप इस किताब के द्वारा दी गई रणनीतियों को समझ गए हैं तो कॉल टू एक्शन क्या होगा? क्या आप अगली बार जब अपने विचारों को व्यक्त करें तो उन्हें और भी स्पष्ट, सुसंगत और प्रभावशाली बनाने का प्रयास करेंगे? जब आप सोचते हैं, लिखते हैं और अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं तो क्या आप आलोचनात्मक सोच का अभ्यास करेंगे? इस पुस्तक का उद्देश्य यह है कि पाठक अपने लेखन कौशल को सुधारकर सच्ची सफलता की ओर बढ़ें। और जब आप स्पष्ट, तर्कपूर्ण और आकर्षक तरीके से लिखते हैं तो आपका लेखन न केवल पढ़ने में मजेदार बनता है, बल्कि यह प्रभावशाली और यादगार भी बन जाता है। स्मार्ट थिंकिंग स्किल्स फॉर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग किताब का उद्देश्य पाठकों को सोचने और लेखन के कौशल को बढ़ाकर अपनी आलोचनात्मक सोच में सुधार करने के लिए प्रेरित करना है। लेखक का मानना है कि आलोचनात्मक सोच और सुसंगत लेखन जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। यदि आप इस पुस्तक में दी गई रणनीतियों का अनुसरण करते हैं तो आप अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे और यह आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता में मदद करेगा। आशा है आपको यह समरी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी शानदार किताबों की समरी लाते रहें। अगर आपके पास कोई सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद और अगले वीडियो तक जुड़े रहें।